नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते संभावित वैश्विक ईंधन संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का नगर विकास विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने ऊर्जा बचत और ईंधन खपत कम करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सरकारी बैठकों का अधिकतम वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। वही विदेशी फंड, ट्रैवल, स्टडी टूर और कंसल्टेंसी असाइनमेंट को अगले 7 महीनों के लिए फ्रीज करने की निर्देश दिए गए हैं और सरकारी दफ्तरों में शाम 7 बजे के बाद एसी, लाइट और लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई है। साथ ही दफ्तरों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री की सेल्सियस के बीच रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने ईंधन की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल के इस्तेमाल का बढ़ावा देने की अपील की गई है और इसके अलावा हर शहर में साइकिल कॉरिडोर विकसित करने और नगर नियामों को गैर जरूरी सजावटी लाइट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार का कहना है कि यह कदम ऊर्जा संरक्षण और संभावित ईंधन संकट की निपटने की तैयारी के लिए तहत उठाए गए हैं। बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की बात करने वाले लोग उस समय कहां थे जब पार्क स्ट्रीट की एक इमारत में आग लगने से लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कोलकाता नगर निगम के पास पर्याप्त संसाधन तक नहीं थे। मंत्री ने वाव मोमो फैक्ट्री हादसे का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां गैरकानूनी तरीके से गोदाम बनाया गया था और हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि 30 लोगों की हड्डियां तक नहीं मिली थी। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि उनकी सरकार ऐसी घटनाओं को दोबारा नहीं होने देगी और लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म गई है। लोकतंत्र का हत्या तब नहीं हुआ था जब पार्क स्ट्रीट का बिल्डिंग में आग लग गया, इतना जन का देहांत हो गया। कोलकाता कॉर्पोरेशन में एक सीढ़ी नहीं था, तब लोकतंत्र का देहांत नहीं हुआ था। जब वाव मोमो का फैक्ट्री में वाटर बॉडी को बुझा के इलीगली गोडाउन बनाया गया मुकुंदपुर में, जब 30 जन का हड्डी भी नहीं मिला और ममता बनर्जी का टाइम ही नहीं मिला एक बार जाके उनका परिवार से मिलने, तब लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ। तब लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ जब हावड़ा में ऋतुराज होटल में आग लग गया, बच्ची महिला पुरुष जल के खाक हो गया था, तब नहीं हत्या हुआ। हत्या तभी होता है जब इल्लीगल घर जिसमें 3 आदमी का ऑलरेडी मृत्यु हो गया है, वो तो गरीब थे, काम करने आए थे, लेदर का बिजनेस था, उनका क्या दोष था। लेकिन आप जो बिल्डिंग बनाए, आप जो फायर लाइसेंस नहीं लिए, आप जो ट्रेड लाइसेंस नहीं लिए, आप एक बिल्डिंग बनाए, उसका बगल में और एक तो बिल्डिंग बनाए, किसको दिए? टीएमसी वाले किसको दिए पैसा अंडर द टेबल? आप गलती करेंगे, आपका कारीगर भुगतेगा और आपका लोकेलिटी में और 3-4 तो घर भी भुगतेगा। ऐसा तो हम लोग करने नहीं देंगे, नेवर। इसमें अगर राजनीति करना है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है तो हत्या होने दीजिए। लोगों को बचाने के लिए हम लोग को ये स्टेप लेना है। दीदी, फिराद हाकिम भी कह रहे हैं कि वो सब चीज छोड़ देना चाह रहे हैं कॉर्पोरेशन का। जरूर छोड़ दीजिए। आप जाइए जहां पर हम लोग जाते हैं, काशी विश्वनाथ हरिद्वार हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाइए, हज में जाइए, लेकिन हिसाब दे कर जाइए। फिराद हाकिम जी, हिसाब तो आपको देना होगा। आप भारतीय नागरिक है, आप कहीं पर जा सकते हैं। आपका नेता युवराज अभिषेक बैनर्जी को अदालत ने बोला है देश से बाहर नहीं जाएगा।
आप लोग भी देश से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक बंगाल के लोगों को आप जो डिपार्टमेंट संभालते थे उसका 15 साल का पूरा हिसाब आपको देना है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। बकरी ईद को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि राजधानी में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी। कपिल मिश्रा के मुताबिक दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने या उसकी कोशिश करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले इलाकों में कुर्बानी देना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे मामले में भी पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करेंगे। और मंत्री ने यह भी कहा है कि बाजारों में जानवरों की अवैध खरीद फरोख्त, गैरकानूनी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अगर कहीं भी गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। बकरी ईद को पहले जारी इन निर्देशों के बाद राजधानी में प्रशासन अलर्ट पर मोड पर है। नमस्कार। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बहुत बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से, जहां शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने बकरी ईद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा है कि बकरी ईद के दिन कुर्बानी जरूर करनी चाहिए, लेकिन वही कुर्बानी होनी चाहिए जिसकी देश के संविधान ने कानून में अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा है कि गाय की तरफ नज़र उठाकर भी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज गाय को पूजनीय मानता है। उन्होंने कहा है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना इस्लाम की शिक्षा है। और मौलाना सैफ अब्बास ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी देता है तो वह इस्लाम के खिलाफ काम करेगा, क्योंकि इस्लाम आपसी सम्मान और सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से शांति, भाईचारे और कानून का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की है। और फिलहाल उनके इस बयान के बाद सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। मुस्तकिल कहना है और हर साल हम ये कहते हैं, आम जनता से ये बात कहते हैं, तमाम मुसलमानों से ये बात कहते हैं कि ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं बहस है। बहस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने के परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझ गए? इस तरीके से जहां तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं, लिहाजा इस्लाम बिल्कुल परमिशन नहीं देता।
अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी हिंदुस्तान में या कहीं करता है तो गोया उसने इस्लाम के विरुद्ध काम किया, क्योंकि इस्लाम ने कहा है दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और गाय की कुर्बानी करके आपने अपमान किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत होगा, लिहाजा गाय के कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बकरे दुम्बे उनकी कुर्बानी होना चाहिए। बड़ी खबर पटना से, जहां संजय सरावगी ने परीक्षा से जुड़े मामले और जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार बसपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को संसदीय समिति के सामने बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि संसदीय समिति की कार्यवाही गोपनीय होती है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी सामने आती है। संजय सरावगी ने कहा है कि मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई है और एजेंसी लगातार जांच में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। सर, एनटीए चीफ ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में पेपर लीक नहीं हुआ था, जन सवाल किसी भी तरीके से बाहर आ गई है और किसी भी लोग जो इसमें शामिल है उस पर सख्त कार्रवाई। देखिए, एनटीए चीफ ने क्या कहा, संसदीय समिति में उनको बुलाया गया और संसदीय समिति की बातें गोपनीय होती है और जब वो रिपोर्ट ले करती है तभी पता चलता है। लेकिन सीबीआई को जांच दिया गया है, सीबीआई लगातार जांच में लगी हुई है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है और सीबीआई का जब पूरा फलाफल आ जाएगा तब पता लगेगा कि सीबीआई पूरे देश स्तर पर जांच कर रही है। इस अपराध में जो लोग भी हैं उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मवेशियों के वध पर रोक का बरकरार रखी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की मवेशियों का वध बकरीद के दौरान नहीं किया जाएगा। नहीं, हाँ, ठीक बात है। जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको सबको मानना चाहिए और विशेषकर गौ माता पर उन्होंने कहा है। तो हजारों साल से अपने देश में गौ माता की पूजा होती है। गौ का मलमूत्र से लेकर चाहे गोबर हो चाहे दूध हो आम जनता के उपयोग में आता है। गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के कार्य में आती है। इसीलिए निश्चित रूप से गौ माता की पूजा होनी चाहिए, जो हजारों साल से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। गौ माता की पूजा वो होनी चाहिए और वध करना गौ माता का किसी हालत में भी ये कानूनन अपराध भी है और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सर, इसको लेके हुमायूं कबीर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लाइसेंस देती है और फिर लाइसेंस रद्द किया। एकदम नहीं, गौ माता का कहीं भी जो है दुधारू पशु का, दुधारू गायों का किसी हालत में भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है सर कि कुर्बानी तो हमारे धर्म में है, कुर्बानी देना हमारे धर्म में है। 1400 वर्षों से ये चल। देखिए, कुर्बानी अलग चीज है और गौ माता का वध ये अलग है, दोनों को आपस में जोड़ के नहीं देखते। बड़ी खबर गुजरात के गांधीनगर से, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जीपीसी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पीपी चौधरी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री का मिशन है और देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि पहले देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की परंपरा थी, लेकिन समय के साथ चुनाव अलग अलग होने लगे और जेपीसी चेयरपर्सन के मुताबिक यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी मशीनरी और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था देश हित में बड़ा कदम साबित हो सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और अलग अलग दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वन इलेक्शन का जेपीसी की बैठक हुई, क्या बताएंगे? देखिए, जो 3 दिन में गांधीनगर अहमदाबाद में जो वन नेशन वन इलेक्शन
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि अगर हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, बच्चों की शिक्षा जो है वो पूरी अच्छी तरह से हो, डिस्ट्रप्शन नहीं हो एजुकेशन में, मेडिकल में, हेल्थ सिस्टम में डिस्ट्रप्शन नहीं हो, प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन नहीं हो, गवर्नेंस में डिस्ट्रप्शन नहीं हो और देश की इकोनॉमी को नुकसान नहीं हो, तो देश में एक साथ चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है। पहले ये प्रथा थी 20 साल तक 4 जनरल इलेक्शन 1967 तक एक साथ हुए थे और कांग्रेस के टाइम में 1967-68 में 7 विधानसभा को प्री मैच्योर उनके कार्यकाल के पहले, पूरा होने के पहले उनको बंद किया गया और लोकसभा के साथ चुनाव कराया गया। लेकिन बाद में स्लोली जो राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह से, इमरजेंसी की वजह से, एक्सटेंशन की वजह से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते गए। अब जो है करीब 4-5 विधानसभा ऐसी रह गई जिनके चुनाव साथ होते हैं। तो अगर सबके साथ हो जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था में करीब 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इजाफा होगा। जो हमने यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर को सुना, चीफ सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को, पूरे सारे सेक्रेटरीज को, सारे मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब से भी हमने इंटरेक्शन किया और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी और उसके अलावा लॉयर्स से भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक से भी कि भाई उनको कितना नुकसान होता है। तो सारा इकोनॉमिकल नुकसान, गवर्नेंस का नुकसान ये बहुत बड़ा है और आज देश को इस चुनावी रिफॉर्म की, इस चुनावी सुधार की, जो कि देश में एक साथ चुनाव हो लोकसभा और विधानसभा के, इसको आज को बहुत ज़रूरत है। तो इसी क्रम में यहाँ पर बैठक हुई और मैं सभी स्टेक होल्डर्स, इवन मीडिया को भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर हों, सभी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। उनकी जहाँ शंकाएँ थी उन्होंने वो क्वेश्चंस रेज किए, हमने उनको रिस्पॉन्ड किया और मुझे लगता है कि वो भी हर बात के लिए सेटिस्फाइड हुए। तो आज मीडिया का भी रोल बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि ये जो चुनावी सुधार है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के ही सिर्फ हित में नहीं सोचा जाना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा, इसको नुकसान होगा, हमें ये सोचना चाहिए कि देश को और आम जनता को उससे फ़ायदा है कि नहीं। और हम देश पूरा मानता है और आम जनता पूरी मानती है, तो किसी की व्यक्तिगत या कोई पार्टी को अगर फ़ायदा देखा जाना है, इस नज़रिए से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल, जनता का जो इच्छा क्या है वो प्रिवेल करनी चाहिए। और मीडिया का काम है, आप तो एक सेतु की तरह हैं, ब्रिज की तरह हैं जनता के बीच में। और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल यानी सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां अलंकरण समारोह अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। गृह मंत्री ने कहा है कि 1965 के युद्ध के बाद देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई थी। उसी के बाद ऐसे बल की आवश्यकता महसूस हुई जो शांति काल में भी 24 घंटे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ की स्थापना के बाद से इस बल में लगातार देश की सीमाओं का सुरक्षित रखने का काम किया है और पूरे देश को निश्चिंत किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में बीएसएफ की कार्य की प्रशंसा की जाती है और समारोह के दौरान वीरता और उत्कृष्ट सेवा देने वाले जवानों को सम्मानित भी किया गया। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अडिग निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रितम देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता का
प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई। और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है, सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को। बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे परियोजनाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जोधपुर में दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को अब 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच का किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन यात्रियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है। रेल मंत्री ने बताया है कि आज से जैसलमेर से अहमदाबाद के बीच नई रेल सेवा भी शुरू हो जाएगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जोधपुर में नई ट्रेनों के संचालन के लिए एक नया कोचिंग टर्मिनल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र है और यहाँ सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है। और अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि जैसलमेर में एक नया कोच के तैयार सेंटर की शुरू किया जाएगा, जिससे रेलवे संचालन और रखरखाव व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दिल्ली की जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका 8 कोच से अपग्रेडेशन करके 20 कोच की गाड़ी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वंदे भारत बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन है। करीब जब से चालू हुई जोधपुर से दिल्ली, तब से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी रही, 150% से अधिक इसका रहता था ऑक्यूपेंसी। तो अब इसको 8 कोच से बढ़ाकर 16 कोच डायरेक्ट करने के बजाय सीधा डायरेक्ट 20 कोच में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जैसलमेर से अहमदाबाद की सर्विस भी शुरू होगी और जोधपुर में नई गाड़ियां शुरू हो सके, जोधपुर से नई गाड़ियां शुरू हो सके, जो पश्चिमी राजस्थान का बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यहां से नई गाड़ियां शुरू हो सके, इसके लिए एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था भी जोधपुर से होगी भगत की कोठी में। और जैसलमेर में भी आज एक कोचिंग केयर सेंटर चालू होगा, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियां शुरू हो सके। आप सब जानते हैं, विगत कुछ समय में जोधपुर से चेन्नई के लिए
पुणे के लिए, साथ ही साथ हैदराबाद के लिए कई नई गाड़ियां शुरू हुई है। तो ये सब जो नई फैसिलिटी शुरू हुई है, इसका लाभ सभी निवासियों को मिल रहा है पश्चिमी राजस्थान के। और आने वाले समय में हरिद्वार की एक जो बहुत बड़ी डिमांड है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में वो डिमांड भी पूरी होगी। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। तथा खबर देखते रहे होम टीवी भारत।